कंपनीज की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल चीजें स्टडी करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें मोटा मोटा देखना चाहिए। मैं फिर से कुछ चीजें बता देता हूं। बोनस वोनस आने से मार्केट कैप पे हमें फर्क नहीं पड़ता। करंट वैल्यू और बुक वैल्यूज में कुछ खास आपस में रिलेशन नहीं होता है। हाँ, अगर बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है तो करंट वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। अगर बुक वैल्यू बहुत कम है, करंट वैल्यू बहुत ज्यादा है, इट्स ओके। ये बिजनेसेस में होता है, ये बिजनेस का नेचर है। पी रेशियो 50 से नीचे जनरली अच्छी मानी जाती है, लेकिन हमें पी रेशियो को पी रेशियो की तरह नहीं, कंपनी का प्राइस डिवाइड बाय कंपनी के प्रॉफिट के टर्म्स में ही सोचना चाहिए। आरओसी वैल्यू 12% से ऊपर अच्छी होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12% से ऊपर अच्छी होती है, लेकिन जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा अच्छी। बिटवीन 12 एंड 20, 20 इज ऑब्वियसली बेटर। बैंक्स के केस में हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे। नॉन बैंकिंग के केस में जो भी बाकी सारी कंपनी होगी, अडानी पडानी डाबर एंड ऑल, हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो बैंक है तो फर्क नहीं पड़ता, बैंक नहीं है तो 0.2 से कम अच्छा। इंडस्ट्री पी रेशियो से आप कंपेयर कर सकते हो, बट इट इज नॉट मच रेलिवेंट। दुनिया ऐसा करती है कि अगर किसी बैंक किसी स्टॉक की पी रेशियो उसकी इंडस्ट्री की पी रेशियो से ज्यादा है तो मतलब वो स्टॉक ओवरवैल्यूड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट इग्नोर दैट फैक्ट। ठीक है, सेल्स हमें पता ही चल गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज क्लियर टू अस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्लियर है, सेल्स क्वार्टरली, मार्केट कैप एंड ऑल क्लियर है। प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। एचडीएफसी बैंक के केस में आपको दिख रहा है जीरो है, लेकिन नंबर जीरो नहीं है। फॉर सम रीजन प्रोमोटर्स को बस एफआईआई और डीआईएस में कैटेगराइज कर दिया गया है। प्लेजिंग परसेंटेज, पूरी होल्डिंग का 5% से कम हमारा प्लेज होना चाहिए, उससे ज्यादा प्लेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब प्लेजिंग परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको एक बार वो भी सिखा देता हूं, टू गिव यू अ क्लैरिटी। प्लेजिंग परसेंटेज जितना कम हो वो उतना अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रोमोटर होल्डिंग 4% है। एक सेकंड, 4% नहीं है, यहाँ पे गलत नंबर दिख रहा है। अगेन एफ आई एस डी एस में वो कर दिया क्या, नहीं ठीक है। तो जैसे जील के केस में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 4% है। अब जो मैंने एक वर्ड यूज किया है कि प्लेजिंग परसेंटेज 5% से कम होनी चाहिए, तो हेमंत ये तो 5% से ज्यादा है, लेकिन आपने जील में इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि जो मेरी प्लेजिंग परसेंटेज है ना, वो पूरी पूरी कंपनी की पूरी 100% में से 5% से ज्यादा प्लेज नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे हमें दिख रहा है प्रोमोटर की होल्डिंग है 4%। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग इज 4%। और जो यहां पे दिख रहा है कि 5% प्लेज्ड है, तो प्रमोटर ने 4% में से 5% को प्लेज कर रखा है। तो टोटल प्लेज कितना हुआ? टोटल प्लेज हुआ 4%, विच इज 4/100 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन कहाँ गया, 5.38। जो हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत छोटा परसेंटेज निकल के आता है, तो मतलब इसमें हम स्टिल इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अडानी की कंपनीज के केस में, अगर मैं अडानी पावर की बात करूं या कोई और अडानी की कंपनीज की बात करूं, तो उसमें इसमें भी जैसे कम है। कोई और एग्जांपल हम देख लेंगे। तो जैसे इसमें 72% में से 0.45% प्लेज्ड है, मतलब 72% का आधा परसेंट प्लेज्ड है। मतलब जो भी आप कैलकुलेट कर लो यार, 0.35% ही प्लेज्ड है। तो ऐसे टोटल प्लेज परसेंटेज 5% से ज्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। बाकी जब भी आप क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टडी कर रहे हैं, हमेशा प्रीवियस क्वार्टर को करंट क्वार्टर को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर नहीं करना। न्यूज वाले क्या करते हैं, लेट्स से टिपिकल न्यूज की अगर मैं बात करूं तो, फॉर सम रीजन अडानी पावर के रिजल्ट्स, अडानी पावर को स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं यार। बेकार सी कंपनी है, मतलब मैं इस कंपनी में काम नहीं करता हूँ। डाबर में हमने ट्रेड किया है, पैसे कमाए हैं डाबर के टर्म्स में मैं बात करूं तो यार, हर कंपनी में एक सिक्लिकल कंपोनेंट होता है। जैसे डाबर की बात करें तो च्यवनप्राश किसी और सीजन में बिकता है, या इनके जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट सर्दियों में बिकते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स गर्मियों में बिकते हैं। तो आप दिसंबर के रिजल्ट को सितंबर के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, वो गलत होगा। आपको सितंबर के रिजल्ट्स को पिछले साल सितंबर से कंपेयर करना है, उसको पिछले साल सितंबर से कंपेयर करना है, एंड देन जज करना है कि ग्रोथ कंपनी में आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमेशा क्वार्टर ओवर क्वार्टर हमें रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, एंड ईयरली तो पूरे साल का कंसोलिडेटेड है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं। मोटा मोटा मैं किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले बेयर मिनिमम इतना चेक करता हूं कि कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ रही हो, ऑल टाइम हाई पे हो, प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हो, ऑल टाइम हाई पे हो। अगर हम बेयर मिनिमम इतना भी इंश्योर करते हैं तो हमारे लिए चीजें सही वर्क करेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
लोग कहीं ना कहीं ये गलती कर जाते हैं कि प्रॉफिट खराब है, सेल्स 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है और लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल होना चाहिए, अदर इनकम भी स्टेबल हो तो चलेगा, इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जनरली कंपनीज को जो चीजें वाइप आउट करती हैं वो उनके इंटरेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेपी पावर की बात करूं, कुछ टाइम पहले मैंने 3-4 रुपए पे बाई की करके 10-12 रुपए पे इसको सेल कर दिया था, अभी 20 का चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ली अच्छी खासी। जेपी पावर के केस में पास्ट में जो इनके प्रॉफिट्स तक नहीं आ रहे थे, उससे ज्यादा इनका इंटरेस्ट पे होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से जेपी पावर का बहुत पावरफुल डाउनफॉल आया था। जेपी पावर एज अ कंपनी, ठीक है, मैक्स पे अगर मैं सेट करूं तो 100 रुपए की या इवन 120 रुपए की हुआ करती थी, वहां से धड़ाम से गिर के कंपनी 3-4 रुपए पे आ गई थी, लॉस मेकिंग हो गई थी। ओनली रीजन इज कंपनी की इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है बैंक को, वो उनके प्रॉफिट से ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई। फिर कंपनी को अपने कई सारे एसेट सेल आउट करने पड़े, उसके बाद चीजें जो है नॉर्मल हुई। इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा लोन वाली कंपनीज को अवॉइड करने से हमेशा मना करता हूं, क्योंकि लोन के केस में अगर टेम्पररी रीजन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट गिरे, फॉर वट एवर रीजन कंपनी के अगर प्रॉफिट गिरे, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इंटरेस्ट कंपोनेंट क्योंकि नहीं गिरता, इंटरेस्ट कंपोनेंट उतना ही रहता है। ठीक है। या